हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए होती हैं, ध्यान रखिए। सिर्फ चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप ये समझिए कि चैप्टर तो आपने एक्सप्लेन कर लिया। क्वेश्चंस की वैरायटीज़ होती हैं, तो ये ही क्वेश्चन की वैरायटीज़ आपकी कहलाती हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आजकल हम करा रहे हैं इन्हीं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और दूसरे रहते हैं सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। तो हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे, लेकिन अभी हम चल रहे हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो अभी हमने शुरू किया है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है हमारी क्षितिज भाग 2। तो अब क्लास 10th कोर्स ए के बच्चे ये चीज़ समझ लें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले क्या होता था 50-50 का रेशियो रहता था, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, लेकिन अब इस रेशियो को और कम किया गया है। कहने का मतलब है कि अब जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो आ रहे हैं वो सिर्फ आपकी दो जगह से आएंगे। पहली चीज़ तो आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश में आएगा जो अपठित बोध में रहेगा। दूसरा रहेगा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। कृतिका से वो भी नहीं आना है, ठीक है, कृतिका से भी आपके एमसीक्यूज नहीं आने हैं। तो मात्र एक बुक है जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, वो है आपकी क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 जो कवि है आपकी बुक, ये दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो मतलब इस बुक के हम सारे ही चैप्टर आपको एमसीक्यूज बेस्ड कराने वाले हैं। अब जो आपके एमसीक्यूज हैं ये भी आपको दो तरीके से मैं करा रही हूँ। अब ऐसे तो आएगा एक ही तरीके से, लेकिन दो तरीके से कराने का मतलब है कि आप क्वेश्चंस के वेरिएशंस को समझो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आप काव्यांश आधारित तो कर लोगे, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, तो उनको आप अगर कर लोगे तो आप एक तरीके से वेल प्रिपेयर हो जाओगे। दो तरीके से क्वेश्चन मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम काव्य खंड कर रहे हैं तो काव्यांश आएगा एक, उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, वो आपको करने होंगे। इसके अलावा दूसरा जो तरीका वो ये है कि हम पूरे चैप्टर्स बेस हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं। जो चैप्टर है उसमें हम पूरे चैप्टर बेस हम क्वेश्चंस आपको कवर अप करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम करा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। इसके काव्य खंड का तीसरा अध्याय है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये कविता है आपके सामने। आत्मकथ्य क्या? आपने आत्मकथा पढ़ी है। आत्मकथा क्या होती है? जब मैं अपने बारे में ही लिखूं तो वो कहलाती है आत्मकथा। अब हुआ क्या, जयशंकर प्रसाद जी से उनके मित्रों ने बोला कि भाई आप भी तो एक कवि हैं, लेखक हैं, तो आपको भी जो है अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि भाई मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया या ऐसा कुछ है नहीं जो मैं दूसरों को बता सकूं, तो वो आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं होते। अब इसका रीजन बताते बताते उन्होंने ये कविता लिखी और इसी को नाम दे दिया आत्मकथ्य। आत्मकथ्य, कथ्य का मतलब क्या होता है? कथा मतलब होता है कि पूरी कहानी, हम अपने जीवन की पूरी कहानी बता दें। कथ्य का मतलब क्या होता है कि हम उसे समराइज कर दें, यानी कि बहुत ही छोटी। मान लीजिए अगर आपके जीवन की कहानी 200-250 पेजेस में आ रही है, ठीक है, तो उसका अगर आप कथ्य लिखोगे तो मात्र मुश्किल से 10-12 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं समराइज कर देना। तो उन्होंने अपनी इस पूरे जीवन की कहानी और ना आत्मकथा ना लिखने का कारण इस पूरी कविता में उन्होंने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है, लेकिन यहाँ जो काव्यांश आएंगे उन्हें मैं समझाते हुए सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, पहला काव्यांश है हमारे पास में। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियों देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब चूंकि उनके फ्रेंड ने उनसे बोला कि भाई आत्मकथा लिखो, तो उन्होंने कहना शुरू किया। क्या कहते हैं? मधुप, यानी कि इन्होंने अपने हृदय को क्या बोला है? मधुप, यानी कि भौरा। गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी।
क्या कह रहे हैं, मेरा जो मन रूपी जो हृदय है वो गुनगुना रहा है और अपनी कहानी वो कहता है। क्या कह रहा है, मधु गुनगुना कर अपनी कहानी कहता है। क्या कहता है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें घटित हुई हैं जो अब गिरकर पुरानी हो रही हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं अब वो पुरानी हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें घटित हो चुकी हैं मेरे जीवन में जो कहीं ना कहीं दुख का पर्याय है। फिर क्या कहते हैं, इस गंभीर अनंत लीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। क्या कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, जीवन इतिहास का मतलब क्या है, बहुत सारे, इस पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी आत्मकथा को लिखा है। यह लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। अब क्या होता है, उन लोगों की आत्मकथा को पढ़कर, भाई आत्मकथा में जरूरी थोड़ी ना सारी चीजें पॉजिटिव लिखी जाएंगी। जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो हम अपनी अच्छी बातें भी लिखते हैं और बुरी बातें भी लिखते हैं। तो जब इस विश्व में बहुत सारे लोगों ने जब ये लिखा है, ठीक है ना, ये अपना जब आत्मकथा लिखी है, तो इस आत्मकथा को लिखने के कारण क्या हुआ, उन्होंने अपनी पॉजिटिव बातें भी लिखी, निगेटिव बातें भी लिखी। तो उन निगेटिव बातों को पढ़कर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो तरह तरह से बातें करते हैं और उनका हंसी उड़ाते हैं, है ना। मलिन उपहास, क्या ना, अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी कि लोग उन पे तंज भी करते हैं, बढ़ते तरह की बातें भी कहते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम जब देख रहे हो इतने सारे लोगों ने जब अपनी आत्मकथा लिखी है और इस तरह से उनका उपहास उड़ाया जाता है, तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और उसमें अपनी दुर्बलता यानी कि अपनी कमजोरियों को मैं मेंशन करूं। एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले रहे और इनकी इसी व्यवहार के कारण बहुत सारे लोगों ने उनका फायदा उठाया, उनको नुकसान पहुंचाया। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे अपनी दुर्बलता भी लिखनी पड़ेगी। जब तुम देख रहे हो कि ऑलरेडी इतनी आत्मकथाएं मौजूद हैं और उसमें इस तरीके से पढ़ के सबका उपहास उड़ाया जाता है, तब भी तुम बोलते हो कि मैं आत्मकथा लिखूं जिसमें मुझे अपनी दुर्बलता को मेंशन करना पड़ेगा। और मान लो अगर मैंने लिख लिया तो तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जब मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा ना तो तुम सुख देखकर बड़ा सुख पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम ये देखोगे कि मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा घटित ही नहीं हुआ है, मुझे ऐसी कोई चीज अचीव भी नहीं हुई है, मतलब मेरा जीवन खाली है। गागर, गागर मतलब होता है घड़ा, रीति मतलब खाली। तुम जब मैं लिख दूंगा तो तुम सुख देखकर सुख पाओगे, अरे इसके जीवन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, अर्थात तुम कहीं ना कहीं जो है मेरी आत्मकथा को पढ़कर सुख पाओगे, अर्थात आनंद उठाओगे। अब लोगों को आनंद क्या आता है, दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता है, आनंद आता है। अरे ठीक है, उसके पास ये नहीं है, बहुत अच्छा, मेरे पास तो है, उसके पास वो नहीं है, मेरे पास तो ये। तो इस तरीके से क्या होगा, जब तुम देखोगे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं और तुम्हारे पास इतना कुछ है, तो तुम इस चीज का बड़ा आनंद पाओगे, सुख पाओगे, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं आत्मकथा में लिख सकूं। ठीक है, अब इस पर देखिए, प्रश्न है पहला है, कवि ने यहाँ अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है, सुखद पक्ष का, बचपन का, दुखद पक्ष का या वृद्धावस्था का। तो जाहिर सी बात है उनके जीवन में दुख रहे हैं, वो उसी पक्ष को उल्लेख कर रहे हैं, है ना। तो सही क्या है, दुखद पक्ष का। नेक्स्ट है, पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है, मृत्यु की ओर, सुख की ओर, जीवन की नश्वरता की ओर या ढलती उम्र एवं जीवन के आनंद की समाप्ति की ओर। तो यहाँ पर पत्तियों का मुरझाना यानी कि यहाँ पर वो बता रहा है जीवन की नश्वरता की ओर, अर्थात जो जीवन जिसने पाया है वो क्या होगा, वो खत्म जरूर होगा। तो वही चीज उन्होंने बोला, क्या, गिर रही देखो मुरझाकर कितनी पत्तियां, अर्थात पत्तियों का गिरना यहाँ बता रहा है कि अब मैं जीवन की उस अवस्था में पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे कि अब मैं मृत्यु को भी प्राप्त करूंगा, तो अब मेरी उम्र ढल रही है, ये चीज उन्होंने बताया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो अब उसी अंतिम पड़ाव में तुम मुझसे बोल रहे हो कि आत्मकथा लिखो।
प्रश्नोक्त काव्यांश में मधुप किसे कहा गया है? प्रश्नोक्त काव्यांश का मतलब जानते हैं? जो काव्यांश हमारे सामने प्रश्न के तौर पर रखा गया है। इस काव्यांश में मधुप किसे कहा गया है? मन रूपी भौरा। ठीक है, हमारे मन में जो बातें होती हैं उसको भौरे कहा गया है। मधु पीने वाले को, मधु संग्रह कर्ता को, मधु बेचने वाले को, या मन रूपी भौरे को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ये है मन रूपी भौरा। मधुप किसको कहा गया है? मन रूपी भौरे को। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने काव्यांश में गागर रीति किसे कहा है? गागर मतलब क्या होता है? घड़ा। रीति मतलब खाली। अब उन्होंने ये गागर रीति किसके लिए इस्तेमाल किया है? अभावपूर्ण जीवन को, अपने रिक्त जीवन को, घड़ा संस्कृति को, या अंधकार में जीवन को। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है? गागर रीति अपने रिक्त जीवन को, अर्थात वो देखेंगे कि उनके जीवन में न प्यार है, न सुख है, न कोई ऐसा अचीवमेंट है। तो एक तरीके से उनके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको वो बयां कर सके। तो यहाँ पर गागर रीति मतलब क्या हुआ कि अपने रिक्त जीवन को, उनके जीवन में कुछ नहीं है, इस तरफ उन्होंने इशारा किया। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्नों पंक्तियां किस काल की रचना है? तो अब हमेशा ध्यान रखिए कि प्रसाद जी जो हैं वो छायावादी कवि रहे हैं। तो ये किस काल की कविता होगी? छायावाद की। तो देखिए क्या है? छायावाद काल, भक्तिवाद, भक्ति काल, आदि काल, या रीति काल। तो ये किस काल की रही है? ये छायावाद काल की रही है। चलिए अब हम आ गए अपने दूसरे काव्यांश में। तो यहाँ करीबन 4 काव्यांश हैं हमारे पास में। तो अब हम बढ़ चले हैं दूसरे काव्यांश में। यहाँ क्या दिया है? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो इसी काव्यांश का आगे का पार्ट है। किंतु कहीं, अब उन्होंने क्या बोला था ना, तुम सुख पाओगे देखोगे मेरी गागर रीति, यानी कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है। फिर क्या कहते हैं? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब तुम देखोगे कि मेरा जीवन तो रिक्त है, कुछ है ही नहीं, तो ऐसा ना हो कि मेरे जीवन की रिक्तता तुम्हें ये समझने पे मजबूर कर दे कि मेरे जीवन का ये खालीपन का कारण कहीं तुम ही अपने आप को ना समझने लगो। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप मेरे मित्र हो तो मेरे जीवन में वो खुशियां लाना कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जब मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा और तुम देखोगे कि मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो कहीं इसका कारण तुम अपने आप को ना समझ बैठो। तो वही ये क्या कह रहोगे? किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। तुम ये समझो कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे जीवन में जो ये रिक्तता है, जो खालीपन है, ये कहीं तुम इसका कारण अपने आप को ना समझ लो कि मैंने ही कहीं शायद उसके जीवन में वो रस डाले ही नहीं। यह विडंबना अरी सरलती तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब कह रहे हैं ये विडंबना है कि मैं अपनी सरलते, यानी कि अपनी जीवन संगनी के बारे में लिखकर उसकी हंसी उड़ाऊं। क्योंकि जो इनकी जीवन संगनी रही ना, वो कुछ समय के लिए इनके साथ रही और फिर इनको छोड़ के चली गई। अब अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो क्या होगा कि मुझे अपनी सरलते यानी कि संगनी के बारे में लिखना पड़ेगा। जब संगनी के बारे में लिखूंगा तो लोग जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो शायद हंसी उड़ाएं। तो इसीलिए क्या है, मैं इसको लिखने से बचना चाहता हूँ, इस विडंबना से मैं बचना चाहता हूँ कि मेरी सरलते, मेरी संगनी की कोई हंसी उड़ाए। भूले अपनी या प्रवंचना औलों की दिखलाऊं। और ये भी नहीं है कि मैं अपनी भूल जाऊं और मैं दूसरों की तकलीफों को हूं। कहने का तात्पर्य है कि पहले तो इन्होंने बताया कि अगर मैं अपनी लिखता हूं तो मुझे अपनी जीवन संगिनी के बारे में लिखना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो उसको पढ़ के उसकी हंसी उड़ाई जाए। फिर क्या हुआ कि भाई इनके जीवन में ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने इनको धोखा दिया। ठीक है, अब अगर मैं लिखूंगा तो मुझे उनके बारे में भी लिखना पड़ेगा, तो मैं अपनी बताने के चक्कर में मैं उनके बारे में बुराई लिखने लगूंगा। तो मैं ये भी नहीं चाहता। यही चीज ना, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। मैं अपनी की भूल जाऊं और दूसरों की बुराइयां मुझे अपनी आत्मकथा में लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मेरी आत्मकथा के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी काम मैं नहीं करना चाहता हूं।
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब एक्चुअली क्या है ना, उनकी जो प्रेयसी रही या जीवन संगनी रही, उनके साथ बिताया हुआ समय उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो समय उतना अच्छा रहा कि उसी के सहारे इन्होंने अपने पूरे जीवन को काट लिया। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को उन्होंने क्या बोला है, उज्जवल गाथा। जो इनकी प्रेयसी या पत्नी या प्रेमिका के साथ जो समय बीता, उसको इन्होंने कहा है उज्जवल गाथा। तो वही कह रहे हैं कि उस अच्छे समय की उज्जवल गाथा को मैं कौन सुनाऊं, उन चांदनी रातों की, यानी कि वो चांदनी रातें जो मैंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताई हैं। अब वो मैं किसी दुख, क्योंकि ये मेरे अपने निजी पल हैं। ठीक है, हम अगर किसी को प्यार करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो ये हमारे निजी पल होते हैं। इसकी हम कहानी बनाकर सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई ये तो मेरा अपना निजी पल है, उन चांदनी रातों में जो समय मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया, उसको मैं सबको कैसे सुना दूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, कहने का मतलब उन चांदनी रातों में हंसते खिलखिलाते हम दोनों के बीच जो बात होती थी, मैं वो सबको कैसे सुनाऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स हैं, उनको मैं कैसे शेयर करूं। चलिए, अब इस काव्यांश में हम क्या देखने वाले हैं, फिर से 5 प्रश्न। पहला है, मेरा रसले अपनी भरने वाले पंक्ति का क्या आश्रय। अब ये जो पंक्ति है ना, मेरा रसले अपनी भरने वाले, इस पंक्ति का क्या आश्रय, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर, खुद को कवि के दुखों का कारण समझना, कवि के अंतरंग बातों को जानकर पुस्तक लिखना, उपरोक्त दोनों या कवि की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारना। तो यहाँ पर मेरा रसले अपनी भरने का तात्पर्य है खुद को कवि के दुखों का कारण समझना। क्योंकि देखिए, अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में अच्छी बाउंडिंग रखते हैं, मान लीजिए आप एक फ्रेंड हो और आपके 4 फ्रेंड्स और हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस दुख को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनडायरेक्टली समझो, या एक क्या कहते हैं चीज है, वो दोस्तों के ऊपर आ जाती है। दोस्त इसीलिए होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो हम उस शख्स के पास जाते हैं जो हमसे बहुत ही ज्यादा अपनापन रखता है, खास तौर से हमारे दोस्त। ठीक है ना, तो अगर मेरे जीवन में दुख है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको दूर करने का काम मेरे दोस्तों का होता है। तो अगर मेरे जीवन में दुख दूर नहीं होता, वो दुख बना रहता है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं दोस्त भी हो जाते हैं। यहाँ पर इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं जब अपनी आत्मकथा लिखूंगा और तुम उसमें देखोगे कि इतनी सारी दुख तकलीफ, इतनी ज्यादा संवेदनाएं हैं, तो कहीं ऐसा ना हो तुम जो है खुद अपने आप को इसका कारण समझने लगो कि इतना दुख तो मेरी वजह से इसके जीवन में था। ठीक है ना, तो वही चीज उन्होंने, मेरा रसले अपनी भरने वाली पंक्ति का आश्रय है, कहीं खुद को ही कवि के दुखों का कारण तुम ना समझने लगो अपने आप को। नेक्स्ट है, काव्यांश में कवि ने किसकी हंसी नहीं उड़ाने की बात की है। अब वो किसकी हंसी नहीं उड़ाने की बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपनी आत्मकथा की, दूसरों की आत्मकथा की, अपने स्वभाव की, या अपनी कवि वृत्ति की। तो इन्होंने क्या बोला है, वो है अपने स्वभाव की। बात यह है कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरा स्वभाव भी ये सभी के सामने उजागर हो जाएगा। फिर लोग यहाँ देखेंगे कि अरे ये तो कितना बेवकूफ़ है, हर कोई इसको बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है ना, औरों की हंसी उड़ाऊं। तो कहने का तात्पर्य सीधे ये है कि जब मैं ये सारी लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरे स्वभाव की सब हंसी उड़ाने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, किसकी हंसी उड़ाने बात नहीं कहते हैं, वो अपने स्वभाव की। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में प्रवंचना का अर्थ क्या है। छल कपट, धोखा देना, ठगपना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रवंचना का तात्पर्य ये सभी है, यानी कि उनके किसी अपने ने या बहुत सारे लोगों ने उनके साथ ये सारा कार्य किया है। तो इसीलिए अगर वो आत्मकथा लिखेंगे, तो ये सारी प्रवंचना भी उन्हें लिखनी पड़ेगी, और प्रवंचना लिखनी पड़ेगी तो एक तरीके से इनके सरल स्वभाव का उजागर होगा, और लोग जो है वो दूसरों को इसके लिए दोषी मानने लगेंगे। कवि ने काव्यांश में मधुर चांदनी रात किसके लिए प्रयुक्त किया है। अब ये मधुर चांदनी रात किसके लिए प्रयुक्त करें, मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन देखिए पहले क्या, अपनी प्रेमिका की हंसी के लिए, अपनी प्रिया की आलिंगन के लिए, उपरोक्त दोनों, या प्रेमिका के साथ बिताए हसीन लम्हों के लिए।
तो यहाँ पर मधुर चांदनी रात का जो तात्पर्य है वो है प्रेमिका के साथ बिताए हसीन लम्हों के लिए। वो समय जो उन्होंने अपनी प्रेमिका, प्रेयसी, पत्नी, ये मेंशन नहीं किया है, उसके साथ जो समय बिताया वो बहुत ही अच्छा था। तो उस उन्हीं लम्हों को इन्होंने क्या बोला है, मधुर चांदनी रातें। कवि ने अपना पूंजी किसे बताया है, अपनी पूंजी किसे बता रहे हैं वो, अपनी कविता को, अपनी और अपनी प्रेमिका के अंतरंग अनुभव को, अपनी आत्मकथा को, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो अपनी पूंजी बताई है वो अपनी और अपनी प्रेमिका के अंतरंग अनुभव को, यानी कि वो प्राइवेट पल जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हैं वो उनके लिए बहुत कीमती रहे हैं और वही उनके जीवन का पाथेय बना। अभी आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे कि वही समय उनके बाकी जीवन को, जब उनकी प्रेमिका उनके जीवन में नहीं रही, कोई नहीं रहा, तो उनके जीवन का एकमात्र सहारा जो है वो यादें ही हैं, जिसके सहारे वो जी रहे हैं। अब आते हैं काव्यांश संख्या 3 पे। क्या लिखा, मिला कहीं वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कोपलों को मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथि की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए लम्हों को आखिर में खत्म किया था, तो वहीं के साथ आगे से शुरू हो रहा है, मिला कहीं वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कहने का मतलब क्या है, मेरी आंखों में वो स्वप्न था। स्वप्न कौन सा, उनकी प्रेयसी का। मतलब जब मैं वो समय लम्हों को याद करता हूँ जो समय मैंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हैं ना, वो अब सिर्फ स्वप्न मात्र हैं, मैं उनको देख कर ही जागता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो समय ऐसा था कि बहुत ही खूबसूरत था। तो क्या कह रहे हैं, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया, मतलब मेरे जीवन में जो वो आई वो बहुत कम समय के लिए थी, जैसे कि कोई स्वप्न, यानी कि वो आलिंगन यानी कि मेरी बाहों में आते आते वो मुस्काकर भाग गई। तो इस पंक्ति का तात्पर्य ये है कि मेरी जो प्रेयसी या प्रेमिका जो कोई भी रही वो बहुत ही कम समय के लिए मेरी लाइफ में थी। अब वो उसके जाने का क्या रीजन था, कहाँ गई, ये कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि भाई आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग जाने का मतलब क्या है कि बहुत बस वो मेरी बाहों में आने वाली थी और वो मुझसे दूर चली गई, अर्थात बहुत कम समय के लिए थी, और वो भी स्वप्न की तरह थी। स्वप्न क्या होता, मेरी आंखें बंद रहती तब तक तो स्वप्न, आंख खोला तो चली गई। तो मतलब क्या है, वो आंख जो स्वप्न होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो इन दोनों पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि जो मेरी प्रेयसी रही वो बहुत कम समय के लिए मेरी लाइफ में थी। अब उसकी सुंदरता के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसके अरुण कोपलों को मत वाली सुंदर छाया में, यानी कि उसके जो होंठ थे कोपल वो इतने लाल थे, उनके होंठ इतने लाल थे कि उसकी सुंदरता कौन लेता था, अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया से। अब उषा का जब समय होता है सूरज निकलने से पहले तो आसमान लाल हो जाता है, तो वही चीज उन्होंने कहा कि जो उषा है वो भी अपनी लालिमा जो है वो मेरे ही प्रेयसी के कपोलों से लेती थी। कपोल मतलब गाल, सॉरी मैंने अभी होंठ बोल दिए थे, जो उसके लाल लाल क्या कहते हैं गाल थे, उन गालों से वो उषा जो है वो लालिमा लेकर अपना सुहाग लेती थी। यानी कि वो सुहाग क्या होता है भाई, सुहाग जो है वो लाल लाल रंग से ही होता है, तो वो उससे लालिमा लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पंथी की पंथा की। अब क्या होता है, कोई राही अगर चलता है, कोई मान लो जैसे अभी समय तो व्हीकल्स होते हैं बहुत, ठीक है, पहले क्या ना तो लोग पैदल रास्ता पार करते थे, तो कहते हैं ना जब पथिक चलता है तो उसको अपनी थकान मिटाने के लिए किसी एक पेड़ की छां के साथ बैठ जाता है। ठंडी ठंडी हवा, छांव जो है वो उसको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन देती है। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से थके हुए पंथी को वो जो छाया होती है वो उसको आराम देती है, उसी तरीके से मेरे पूरे जीवन का एकमात्र सहारा मेरी उस प्रेमिका की यादें ही हैं, है ना, उसकी स्मृति पाथे बनी, यानी कि मेरे जीवन का एकमात्र सहारा
मेरी प्रेमिका की यादें ही हैं। जिस प्रकार से पथिक को जो है छाया उसे सहारा देती है, उसी तरीके से मेरी प्रेयसी की जो यादें हैं वो मुझे सहारा देती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। गुदड़ी का मतलब जानते हो, जो हम लोग बिछाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग को लेटना होता है तो आजकल तो गद्दे होते हैं, पतली पतली जो है वो उसके, तो उसको कंथा बोलते थे। तो वही क्या बोलो इन्होंने कि मेरे जीवन, अब उन्होंने अपने जीवन को क्या बताया है, कंथा बताया है। कंथा का मतलब गुदड़ी। तुम्हें क्या मिलेगा मेरे जीवन की सीवन को उधेड़ कर, अर्थात पुरानी बातों को याद करके, तुम्हें मेरे जीवन की पुरानी यादें याद करके तुमको क्या मिलेगा। सीवन उधेड़ने का मतलब क्या है, मेरी बीत चुकी हुई बातों को याद करना, ठीक है। तो ये प्रतीकात्मक तौर पर लिया है सीवन को उधेड़ कर। सीवन उधेड़ना मतलब क्या होता है, उसकी सिलाई खोल देना। लिटरली इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए कहीं जैसे ये है, ये स्ट्रिच है, इसको हम ओपन कर दें तो ये होता है सीवन उधेड़ देना। अब यहां पर सीवन उधेड़ना क्या है, प्रतीकात्मक तौर पे लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे को पुरानी यादें याद करा के तुमको क्या मिलेगा, ठीक है। अब प्रश्न देखिए इस पे। अब इस पर क्वेश्चन है, कवि किस सुख का स्वप्न देखा करता था। किस तरह का स्वप्न देखता था, अपनी प्रेमिका को पाने का, स्वयं की प्रसिद्धि का, अपनी आत्मकथा छपने का, या उपरोक्त कोई नहीं। तो वो किस तरह का स्वप्न देखता था, वो अपनी प्रेमिका को पाने का स्वप्न देखता था। वही तो था कि भाई जो स्वप्न देखकर मैं जाग गया, अर्थात वो आलिंगन में आते आते मुझसे कहीं दूर भाग गया, यानी कि वो मेरी बाहों में आ रहा था, ये मैं स्वप्न देख रहा था, और मेरा स्वप्न टूटा तो वो मेरे से दूर हो गया, यानी कि बहुत कम समय के लिए वो मेरे साथ था। कवि कौन सा स्वप्न देखकर जाग जाता है, अपनी कविता अखबार में छपने की, अपनी प्रेमिका अर्थात सुखों को गले लगाने का, उपरोक्त दोनों, या अपनी पुस्तक छपने का। तो उसने क्या स्वप्न देखा था, अपनी प्रेमिका का स्वप्न देखा था। अपनी प्रेमिका अर्थात सुखों को गले लगाने का। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में प्रेमिका प्रतीक है। प्रेमिका किस चीज की प्रतीक, क्योंकि प्रेमिका को याद करना उनको सुख प्रदान करता है। तो प्रेमिका किस चीज की प्रतीक हुई, सुख की प्रतीक हुई। दुख की, सुख की, प्रेम की, या मर्यादा की। तो सही क्या है, यहां पर जो प्रेमिका है वो सुख की प्रतीक है। कवि संसार में अपना जीवन किसके सहारे व्यतीत कर रहा है। तो यहां पर पाथे, पाथे मतलब क्या होता है, सहारा, ठीक है। तो देखिए क्या है, साहित्य के सहारे, लेखन कार्य के सहारे, अपनी प्रेमिका अर्थात सुखों की मधुर स्मृतियों के सहारे, या अपने सुखों के सहारे। तो यहाँ पर वो अपने जीवन को जो व्यतीत कर रहे हैं वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए उस खुशी या सुख भरे दिनों के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, अपनी प्रेमिका अर्थात सुखों की स्मृतियों के सहारे वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में सीवन उधेड़ने का आश्रय क्या है। देखिए, अगर सीवन उधेड़ने का अर्थ लिया जाएगा तो क्या होगा, सिलाई खोलना। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या बताया, सीवन उधेड़ने का आश्रय क्या दिया गया है, यादों की चादर को तार तार करना, कपड़े की सिलाई हटाना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पर जो सही अर्थ आएगा वो क्या है, यादों की चादर को तार तार करना। एक चीज ये समझना, अर्थ और आश्रय ये दोनों चीजें अलग होती हैं। जो सामने लिखा गया शब्द है, जो भी चीज लिखा जा रहा है, अगर उसका हम अर्थ बताएं तो वो होता है सीधे सीधे अर्थ। जैसे यहाँ पर क्या है, सीवन उधेड़ना, सीवन उधेड़ने का मतलब होता है कपड़े की सिलाई हटाना, सिलाई हटा देना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका अगर हम आश्रय कहें, मतलब इससे क्या मतलब निकाल रहे हैं कवि, तो उसका मतलब क्या है, उनकी जो यादें हैं उनको तार तार करना, यानी कि उनके साथ जो पहले हो चुका है उन सारी चीजों को उन्हें फिर से याद दिलाना। तो वो कहलाता है यादों को तार तार करना। चलिए अब हम आ गए काव्यांश संख्या 4 पे। जैसा हमने बताया था कि 4 काव्यांश है, उसके बाद हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न देखेंगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन वृथा।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने पूरा बता दिया, अपनी प्रेमिका के बारे में भी बता दिया सब कुछ। उन्होंने जैसे अब वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, लेकिन उन्होंने सिर्फ आत्मकथा बता दिया कि उनके जीवन में क्या क्या है, सिर्फ एक इनिशियल लेवल पे, उसे डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, उनको लोगों ने धोखा दिया, उनकी प्रेमिका बहुत कम समय की रही, उसके साथ जो यादें थी वो उनका जीवन है, तो ये सारा चीजें उन्होंने छोटे से एकदम में बता दिया। अब क्या कह रहे हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कहने भाई मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो चीजें घटित हुई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए मैं, और वो बड़ी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे दुख दिया है ना, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें नहीं बताना चाहता। तो वही उन्होंने कहा कि कैसे मैं कहूं, मैं उनको नहीं कहना चाहता। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो फिर वो अपने दो मित्रों से कहते हैं, क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनता रहता हूं, यानी कि बहुत सारी आत्मकथाएं हैं, मैं उन सब की सुनता हूं, मगर मैं अपनी आत्मकथा ना कहूं। इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि भाई अपनी आत्मकथा लिखो, आत्मकथा लिखो, आखिर मेरी आत्मकथा में कुछ भी नहीं है, भोली है अर्थात खाली है, कुछ मैंने अचीव नहीं किया, मेरे साथ इतने धोखे हुए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सके। तो ऐसे मेरी भोली सी सादी सी आत्मकथा को सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा, है कि नहीं। अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या कह रहे हैं, अभी वो समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीवन के जितने भी दुख और तकलीफ है ना, मौन व्यथा का मतलब, व्यथा का मतलब क्या है, तकलीफ, वो सभी अभी कहीं शांत है। अभी वो समय नहीं है कि मैं उन सारी तकलीफों को याद करूं और अपने आप को दुख पहुंचाऊं, वो अभी कहीं ना कहीं शांत है, मैं उनको भूला बैठा हूं। क्योंकि अगर मैं आत्मकथा लिखने बैठूंगा तो मुझे वो सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी और इससे मुझे दुख होगा। तो इससे अच्छा है कि वो अभी शांत है, उनको शांत रहने दो, मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, अब इस काव्यांश पर हमारे पास 5 प्रश्न है। पहला है, कवि ने अपने जीवन को कैसा बताया है, गरिमा में, शानदार, तुच्छ या उत्कृष्ट। तो उन्होंने कैसा बताया है, वो उन्होंने बताया है तुच्छ, यानी कि छोटा। छोटा का तात्पर्य है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ अचीव उन्होंने किया नहीं, इसलिए वो तुच्छ कह रहे हैं। कवि क्यों मौन रहना चाहता है, क्या कारण है कि वो चुप रहना चाहता है। कवि अपना भेद नहीं खोलना चाहता, कवि का कार्य स्तरीय नहीं है, क्योंकि कवि अपने कार्य को यश गाथा के योग्य नहीं मानते, उपरोक्त सभी। तो कवि इसलिए मौन रहना चाहते हैं क्योंकि वो अपने कार्य को यश गाथा योग्य नहीं मानते, यानी कि उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि उसे बखानने की जरूरत है, कि मैं उनको लिखूं और मुझे वाहवाही मिले, इसलिए वो क्या रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं। कवि ने किसकी आत्मकथा को भोली कहा है, तो उन्होंने खुद अपनी कथा को भोली कहा है ना। प्रसिद्ध कवियों की आत्मकथा को, अपनी आत्मकथा को, अपनी प्रेमिका की आत्मकथा को, या उपरोक्त किसी को नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा को भोली कहा है। काव्यांश में कवि ने किसे संबोधित किया है। अब ये जो पूरा काव्यांश, अभी जो हमने रिसेंटली अभी 4 लाइन का जो काव्यांश पढ़ा, ये किसको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। तो ये पूरा काव्यांश की जो 4 पंक्तियां हैं, ये अपने मित्रों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि उनके मित्रों ने कहा है कि भाई आप आत्मकथा लिखो, तो वो किसको संबोधित करेंगे, अपने मित्रों को ही करेंगे। तो देखिए क्या है, अपने मित्रों को, प्रकाशकों को, कवियों को या छात्रों को। तो किसको संबोधित किया है, अपने मित्रों को। काव्यांश में कवि ने किसे सोया हुआ दिखाया है, कौन है जो सोया हुआ है। प्रेमिका को, अपनी कलम को, अपनी लेखनी को, या मौन व्यथा को। तो कौन सोया हुआ है, मौन व्यथा, यानी कि उनके दुख तकलीफ जो चुप हैं, यानी कि शांत पड़े हैं, वो सो रहे हैं, उनको मत जगाओ, वो चीज वो कह रहे हैं ना। तो कौन है, मौन व्यथा को। चलिए अभी यहाँ हमने देखे काव्यांश, 4 काव्यांश देखे, उस पर आधारित 5-5 प्रश्न देखे। अब हम देखने वाले हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो पूरा हमारा पाठ है इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना में छिपा अर्थ का मतलब होता है कि विडंबना का सीधा सीधा अर्थ बताओ क्या है। दुर्भाग्य, निराशा और उपहास दोनों, छल या
कातर। तो यहाँ पर विडंबना का अर्थ होता है निराशा या उपहास। विडंबना मतलब हो गया कि एक तो विडंबना ये कि मेरे पास बहुत सारा निराशा है, बहुत कुछ है, और अगर मैं उसको कर दूं तो लोग जो है उपहास करेंगे, ठीक है ना। यानी कि उनके साथ जो लोगों ने गलत किया है, उनको धोखा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें निराश करता है कि उनके संबंधों में इतनी खोट रही, और अगर मैं इनको व्यक्त कर दूंगा, आत्मकथा में लिख दूंगा, तो लोग देखकर हंसी उड़ाएं, मतलब जो है ना, उन लोगों के बारे में हंसी उड़ाएंगे और मेरी सरलता, मैं सीधा हूं, इस बात की हंसी उड़ाएंगे। तो इसे खाली एक वर्ड में उन्होंने व्यक्त कर दिया, विडंबना। नेक्स्ट है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इस पंक्ति में क्या अलंकार है? दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार, प्रश्न अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है। तो जब हमें कहीं सी पंक्ति में कोई चीज प्रश्न पूछी जा रही है तो वो प्रश्न अलंकार के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, प्रश्न अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया। उन्होंने बोला ना कि मैं जाग गया, तो कौन सा कैसा स्वप्न था, डरावना, सुखद स्वप्न, दुखद स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। तो स्वप्न कैसा था, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। वो स्वप्न क्या था, उनकी प्रेमिका का आलिंगन, यानी कि हाथों में आते आते चले जाना। तो ये स्वप्न था जो उनको प्राप्ति हो ही नहीं पाई, उनकी प्रेमिका की। मुस्काया कर का प्रयोग किस प्रकार का है। अब मुस्काया कर, अब चूंकि आप देखेंगे शब्दों का प्रयोग कई तरीके से होता है भाई। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज होते हैं, विदेशी होते हैं, बहुत तरह के शब्द होते हैं ना। अगर हम देशज शब्द में भी आए तो उसमें भी बहुत तरीके के शब्द होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, छायावादी प्रयोग है, ठेठ बनारसी प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है, या अवधि प्रयोग है। यहाँ तक मुस्काया कर जो है वो ठेठ बनारसी प्रयोग है। बनारस में ऐसा एक कुछ जो है शब्दावलियां बोली जाती हैं। कवि ने भोर को कैसा माना है, भोर मतलब सुबह को, किस तरीके से मान रहे, सुखद, सुहावना, प्रेम और लाली से युक्त या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उन्होंने जो है उपर्युक्त सभी माना है, क्योंकि उन्होंने बोला ना सुबह का जो समय होता है उसकी लालिमा जो है वो उनकी प्रेमिका के गालों से ली गई है। तो अब चूंकि जब सुबह होती है तो वो उन्हें कहीं ना कहीं सुख देती है, क्योंकि उन्हें वो लालिमा उनकी प्रेमिका की याद दिलाती है। सुहावना है क्योंकि अच्छा मौसम होता है, प्रेम और लाली से युक्त रहता है क्योंकि वो उनकी प्रेमिका की याद होती है। तो इस तरीके से क्या है, उपरोक्त सभी। कवि ने अपने जीवन को सुखद स्मृति को किस रूप में देखा है। सुखद स्मृति को किस रूप में देख रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, अपने जीवन का पाथेय बता रहे हैं उसे। पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा, दुखी कर देने वाले पल के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में, अपनी प्रेयसी के रूप में। तो यहाँ पर कवि ने जीवन की सुखद स्मृतियों को अपने पाथेय यानी कि जीवन के एक सहारे के रूप में बताया है। सीवन को उधेड़ने का अर्थ बताना है, ठीक है, क्या है, हृदय को चीर कर दिखाना, दिल को ठेस पहुंचाना, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना, दूध का दूध पानी का पानी करना। तो यहाँ पर सीवन को उधेड़ने का तात्पर्य है मन में छिपी पुरानी यादों को फिर से याद करना। जो बातें कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ चुके हैं, हम याद नहीं करना चाहते हैं, उन यादों को अगर हम आत्मकथा लिखेंगे तो हमें फिर से याद करनी पड़ेगी। कंथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। कंथा शब्द, जो कंथा का मैंने शाब्दिक अर्थ तो आप लोगों को बताया ना। अब ये चीज उन्होंने किसके लिए प्रयोग करी है, अपने मित्रों के लिए, अपने जीवन इतिहास के लिए, अपने अंतर मन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कंथा का प्रयोग उन्होंने अपने अंतर मन के लिए किया। अंतर मन का तात्पर्य है कि जब हम आत्मकथा लिखेंगे तो हमें अपने मन के सारे जो भाव है उनको लिखना पड़ेगा, है ना। तो जो चीजें मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं छिपी पड़ी है, दबी पड़ी है, उनको हमें याद करना पड़ेगा। तो वो चीज इन्होंने, कंथा का मतलब शाब्दिक हमने बताया कि गुदड़ी होती है जो बिछाई जाती है। अब उस कंथा को आप खोलोगे, उसके अंदर क्या क्या है वो देखोगे, तो उसके लिए सीवन उधेड़ोगे, उन यादों को हम याद करेंगे। तो एक तरीके से मेरा जो जीवन है उसको तुम खोलकर देखने की बात कर रहे हो। कंथा का शाब्दिक अर्थ होता है
रास्ता, प्रियतम, जीवन या गुदड़ी। तो यहाँ पर कंथा का तात्पर्य क्या होता है? गुदड़ी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है कि छोटा सा मेरा जीवन है और इसमें जो इस छोटे से जीवन में जो ऐसी ऐसी बड़ी कथाएं हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? ऑप्शन देखिए, वे बड़े कवि नहीं थे। नेक्स्ट, वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक नहीं गया था। उन्होंने अभी अभी साहित्य जगत में कदम रखा था। वे अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वे बहुत विनम्र कवि थे, उनको अहंकार छूकर नहीं गया था। ये विशेषता का पता चलता है। नेक्स्ट है, कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है? कथा को कैसा माना है? टेढ़ी, भोली, सीधी साधी, रहस्यमय, प्रेरणादायक। तो उन्होंने क्या बोला अपनी कथा को? भोली और सीधी साधी, है ना। तो ये शब्द देखिए ना इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कविता में, तो वही चीजें आपको समझते हुए चलना है। कवि को की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? मौन व्यथा क्या है? हृदय में सोई हुई है ना। तो देखिए क्या है, थक कर सो रही है, हृदय को पीड़ित कर रही है, किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है, जगाने का इंतजार कर रही है। तो क्या कर रही है? वो थक कर सोई हुई है। सही क्या है? का। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? अब जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमें उस चीज के बारे में, जैसे हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो वो ओजपूर्ण गुण होता है। ठीक है। अब एक होता है माधुर्य गुण, जिसको पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा सा लगता है। एक होता है कि हमें हाँ बस सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि इनके, तो वो होता है प्रसाद गुण। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, सगुण भक्ति। तो हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पर प्रसाद गुण पता चल रहा है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? तो देखिए जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। तो ये कविता भी कब लिखी गई? छायावाद में लिखी गई। ऑप्शन देखिए, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, हालावाद। तो ये कब के कवि प्रवर्तक कवि थे? ये थे छायावाद के। नेक्स्ट आते हैं, प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? अब देखिए क्या है, सन 1989 में लखनऊ में, सन 1889 में लखनऊ में, सन 1836 में काशी में, सन 1889 में काशी में, सन 1903 में छपरा में। तो सही क्या है? इनका जन्म हुआ सन 1889 में काशी में। ठीक है, 1889 में काशी में इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अब जैसे आप, मैंने बोला ना, हम हमेशा आपको कवि परिचय पढ़ाते हैं, तो उसमें उनकी रचनाएं भी रहती हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करती हैं कौन सी रचनाएं हैं कौन सी नहीं है पढ़ने में। अब पहले ऑप्शन देखिए, कामायनी, परशुराम की प्रतिज्ञा, आंसू, प्रेम प्रतीक। तो जो इनकी नहीं है वो है आपकी परशुराम की प्रतिज्ञा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? पहला है कंकाल, तितली, ईरावती या पुनर्नरवा। तो क्या है? ये जो है पुनर्नरवा इनकी उपन्यास नहीं है। आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? मधुप शब्द का, मधुप गुनगुनाकर कह जाता, तो ये मधुप शब्द जो है वो मन रूपी भौरे के लिए इस्तेमाल किया गया। मन को क्या कहा है? भौरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? भौरे के लिए, कवि ने अपने मन के लिए किया है, विचलित व्यक्ति के लिए किया है या चंचल व्यक्ति के लिए किया है? तो यहाँ पर आत्मकथ्य में इन मधुप जो है कवि ने अपने मन के लिए किया है। पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? पत्तियां जो मुरझा जाती हैं ये किस तरफ इशारा कर रहा है? सूखे की ओर, पेड़ के सूखने की ओर, मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर या मृत्यु की ओर? तो ये सीधे सीधे जो इशारा कर रहा है वो है आपका मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर, यानी कि उनके अंदर जो भाव हैं, जो कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये सारी चीजें, ये सारे भाव मिट चुके हैं, है ना। तो वो जो है अब वो उनको वो फीलिंग्स नहीं आती हैं सारी। प्रश्न संख्या 20 है, कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? क्या है ना, असंख्य जीवन इतिहास, ये किसके लिए बोल रहे हैं? मानव मन में उत्पन्न विचार, महापुरुषों की दास्तान, इतिहास के अनेक ग्रंथ
या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य है कि बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो क्या है, महापुरुषों की दास्तान को बताया है। लेखक को गुदड़ी की सीवन उधेड़ना लगता है। उन्होंने बोला ना कि भाई गुदड़ी की सीवन उधेड़ना उन्हें किस तरह की चीज लग रही है। अपनी आत्मकथा लिखना, कविता लिखना, मित्रों की बातें सुनना या उपरोक्त नहीं। तो यहाँ पर सीवन उधेड़ने का तात्पर्य उन्होंने कहा है कि भाई जब हम आत्मकथा लिखेंगे तो मेरा जो पास्ट लाइफ है मुझे वो सारी याद करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से क्या, मेरे जीवन में जो चीजें बीत चुकी है मुझे उन्हें फिर से याद करना, यानी कि मुझे अपने जीवन की जितनी सीवन है उसको उधेड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या है, अपनी आत्मकथा लिखना गुदड़ी की सीवन उधेड़ने के मानत लगे। कवि को अपने जीवन में परेशानी किस कारण उठानी पड़ी? भाई उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हुई, अब उन्हें ये परेशानियां उठानी किस कारण पड़ रही हैं ये बताना है। देखिए, गरीबी के कारण, अत्यधिक लालसा के कारण, कवि कर्म के कारण या अपने सरल स्वभाव के कारण। तो उन्हें अपने जीवन में जो ये परेशानियां उठानी पड़ी वो था उनके सरल स्वभाव के कारण। वो बहुत सीधे रहे, सरल रहे, इसलिए लोगों ने उनका फायदा भी खूब उठाया। कवि मधुर चांदनी रातों की गाथा क्यों नहीं गाना चाहता? तो मधुर चांदनी की रातों की गाथा क्या है? वो पल जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए, तो वो मधुर चांदनी की उज्जवल गाथा है। तो वो क्यों नहीं दूसरों के सामने उजागर करना चाहता है? ऑप्शन देखिए, वह उसे अपनी निजी संपत्ति मानता है, अंतरंग बातें हैं, भेद खुलने से का डर है, उपरोक्त दोनों, या कवि सच्चाई से दूर भागना चाहता है। तो वो जो पल उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हैं उन्हें ना बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो उन्हें अपनी निजी संपत्ति मानता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमने किसी प्रेमिका या प्रेयसी के साथ कोई समय बिताया है तो वो हमारा बहुत प्राइवेट मोमेंट होता है। तो अगर हम उसे आत्मकथा में लिखेंगे तो क्या होगा, वो एक तरीके से सभी के सामने उजागर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए वो उसे अपनी निजी संपत्ति मानता है और उसे नहीं बताना चाहता है। तो ये थी हमारा आत्मकथ्य तीसरा अध्याय, जिसके हमने आज आपको कराए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अपने चैप्टर्स को खत्म करने के लिए। अब मिलेंगे अपने चौथे अध्याय के साथ, आपको फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।